Hello student, welcome in our geography class. Today we are going to continue 6th chapter World Human Settlement. Our today's topic is classification of urban settlement. Students, the definition of urban area in the world is different from one country to another. Definition जो है urban area का ये एक देश से दूसरे देश में अलग अलग है. So the general basis of classification of urban settlement is the size of population, human occupation, administrative structure and the necessary urban facility. तो जो कॉमन पैटर्न है जो हमने देखा वर्ल्ड रेफरेंस में उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड के अर्बन पॉपुलेशन को. In my previous video, I already told you the difference between the rural and the urban settlement. What are the urban settlement? This entire thing we discussed. So today we are just classify the urban settlement. And the settlement is classified by the help of size of population, human occupation, administrative structure and necessary urban facility. ये वो 4 पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग अर्बन सेटलमेंट को क्लासिफाई करेंगे. साइज कितनी है पॉपुलेशन की, ह्यूमन ऑक्यूपेशन कैसा पाया जाता है अर्बन एरियाज में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह की अदर नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है अर्बन एरियाज में. तो दीज आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स फॉर क्लासिफाइंग द अर्बन पॉपुलेशन, राइट. So let me start with the first, population size. So in most countries, population size is considered to be important defining an urban area. ज़्यादातर कंट्रीज में पॉपुलेशन का जो साइज है यही एक डिफाइनिंग फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फैक्टर है जो कि अर्बन एरिया को क्लासिफाई कर सकता है. So the minimum limit of population of different categories of urban area in the world is, as in Denmark, Sweden, Finland, is only 250. 300 in Ireland, 300 in Iceland, 1000 in Canada and Venezuela, whereas 1500 in Colombia, 2000 in Portugal and Argentina, 2500 in United States and Thailand, 300 in Japan and 5000 persons in India has been fixed. So this is all about the population size. According to population size, अलग-अलग countries में अलग-अलग एरिया को अर्बन कंसिडर किया जाता है. जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड में यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन कवर भी अर्बनाइज्ड हो जाती है. जैसे यहाँ पे 250-300 लोग ही अगर किसी एरिया में रह रहे हैं, पर अगर वो एरिया फुल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर वर्क करता है तो उसको कंसिडर कर लेते हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है. जबकि इंडिया में अगर हमें किसी एरिया को अर्बनाइज डिक्लेयर करना है तो मिनिमम वहाँ की पॉपुलेशन 5000 पर्सन होनी चाहिए. तो इंडिया द पॉपुलेशन डेंसिटी इन एडिशन टू 5000 शुड बी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. और अगर हम अर्बन एरियाज के अकॉर्डिंग देखें कि अगर 5000 पर्सन होने चाहिए तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो नियरली 400% पर स्क्वायर किलोमीटर अगर डेंसिटी होगी. और पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज आल्सो सेम. ऐसे एरियाज में जहाँ पे 5000 प्लस है पॉपुलेशन, वहाँ पे जरूरी नहीं है कितनी डेंसिटी होने के बाद में अदर वर्क ही हो, ठीक है. नाउ सेकंड इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. फॉर कंसिडरिंग द पॉपुलेशन एज एन अर्बनाइज्ड एरिया, the second main element is the occupation structure. In addition to the population base of urban settlement, in some countries like Italy, more than 50% of population should be involved in non-agricultural work, whereas in India 75% are included in agricultural work. And major economic activities have been also considered as the criteria of urban settlement. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अर्बन एरियाज को क्लासिफाई कर सकते हैं. सीधी सी क्लियर सी बात है कि जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं, जहाँ पॉपुलेशन कवर 5000 से ज़्यादा मिले या जहाँ डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर मिले विद सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, that area
included under urban area, right? Now the third key element is administration. So in some countries, administration structure is considered to be the criteria for incorporating a settlement into a township. कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को भी कंसिडर किया जाता है एज अ क्राइटेरिया टाउनशिप डिक्लेयर करने के लिए. तो एज इन द केस ऑफ म्युनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड एंड नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी इन एनी सिटी इन इंडिया. हमारे इंडिया में इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, जहाँ म्युनिसिपैलिटी होती है या फिर जो कंटोनमेंट एरिया होता है, कंटोनमेंट बोर्ड से नोटिफाइड एरिया होता है, वो एरिया अर्बनाइज्ड कहलाता है. So it is considered as township. Whereas in Brazil and Bolivia, the administrative center is considered a urban center rather than the size of population. जबकि ब्राजील और बोलीविया में पॉपुलेशन का साइज कोई भी मायने नहीं रखता. वहां पर अगर एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो वो एरिया अर्बनाइज्ड कहलाएगा, राइट? नाउ लास्ट, necessary condition. Urban centers in the world are classified on the basis of work done. So now some necessary condition for urban centers in the world are classified on the basis of work done. For example, condition of leisure tourism towns, industrial town, defense town, seaport city, they are different. यहाँ पर कुछ necessary conditions भी ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया को अर्बनाइज्ड कहला सकती हैं. जैसे अगर कोई एरिया लेजर टूरिज्म टाउन है तो वो भी अर्बनाइज हो सकता है, या फिर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो वो भी टाउन बन सकता है, या फिर कोई डिफेंस यूनिट वाला एरिया है तो वो भी टाउन में कंसिडर हो सकता है, या फिर कहीं पर सी पोर्ट काफ़ी डेवलप है तो सी पोर्ट भी एक सिटी बन सकता है. तो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द अर्बन सेटलमेंट. नाउ लेट अस कंसिडर द अर्बन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स. So this is the types of urban settlement. The urban settlements are known by different names depending upon their size, available facility and added works and population. तो urban settlement को हम different names दे सकते हैं उनके size के according, उनमें available facilities के according, वहाँ के जो भी added work है, population है, उनके according. Let us classify them. The first is called city. The settlements having a population of more than 1 lakh but less than 10 lakh. ऐसा एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन कवर 1 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 10 लाख से कम हो. तो 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम वाला एरिया सिटी बन सकता है. इसमें एक और शर्त ये है कि in them more than 50% of population is engaged in non-primary activity. शर्त दूसरी क्या है? पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल वर्क करती है तो उसे नहीं कंसिडर कर सकते. शर्त ये है कि वो एरिया जो है नॉन एग्रीकल्चरल वर्क वाला हो, जहाँ पे लगभग 50% पॉपुलेशन वहाँ की इसमें एंगेज हो, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज हो. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीकानेर सिटी, जो कि राजस्थान में, इंडिया के राजस्थान में सिचुएटेड है. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिटी where the population is exceeded from 1 lakh and below from 10 lakh, and nearly more than 50% population are engaged in non-agricultural activity. Now the second is metropolitan. So the settlement having more than 10 lakh population are called metropolitans. ऐसा इलाका जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं. and they are the center of industrial, business, administrative and educational activity. और जहाँ पर भी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर पाया जाता है वो एरिया अपने आप सेंटर बन जाता है किसका? इंडस्ट्रियल का, बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का, एजुकेटेड एक्टिविटीज़ का. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा. राइट, दे आर नोन एज मेट्रो सिटीज. नाउ कॉनरबेशन. पैट्रिक गैडिस यूज दिस वर्ड टर्मिनोलॉजी इन 1950. इस टर्मिनोलॉजी को, कॉनरबेशन को फर्स्ट टाइम यूज किया था 1915 में सर पैट्रिक गैडिस ने. दे आर लार्ज डेवलप्ड अर्बन एरियाज. कॉनरबेशन क्या होते हैं? एक लार्ज डेवलप्ड अर्बन एरियाज होते हैं विच कंबाइन टुगेदर द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंट सिटीज.
जो कि डिफरेंट सिटीज को कंबाइन करके और फिर एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉनरवेशन आर ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो एटसेट्रा। एंड इन इंडिया, ग्वालियर, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, लश्कर मुराद, these are some of the best example of conurbation। आपको इसमें क्या याद रखना है, कॉनरवेशन सब किसने दिया है, कौन से सन में दिया है, ठीक है, और ये क्या होता है। Now let's move to the next classification, and this is called the megalopolis। They are called megalopolis in English, which means large city। मेगालोपोलिस का इंग्लिश में मतलब होता है बड़ा शहर, लार्ज सिटीज। और ये जो शब्द है मेगालोपोलिस, इसको पहली बार यूज किया था जीन गॉटमैन ने 1857 में। तो द सिटीज विच हैविंग मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन आर कंसिडर्ड इन दिस कैटेगरी। ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या, जिसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है, उस आबादी वाले क्षेत्र को मेगालोपोलिस कहा जाता है। और मेगालोपोलिस के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं ग्रेटर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। राइट, इन इंडिया देयर आर 4 cities are considered under megalopolis, and these are Kolkata, Mumbai, Delhi and Chennai. So these are some of the types according to the population cover. Now let us discuss the problems of urban settlements. Yes, the urban areas, the urban settlements also facing some kind of problems, and out of these problems several are giving here, and the first problem is very high population density and increasing size of the cities। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का बढ़ना, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और सिटीज का बढ़ना। कैसे है पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम देखिए, द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज्यादातर ऐसे एरियाज एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइज हो चुके होते हैं, तो ह्यूमन को जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन रूरल एरियाज। अगर एजुकेशन और पॉपुलेशन का ग्रोथ शुरू हो जाए रूरल एरियाज में, तो क्या होता है, द यूथ आर सेटलिंग डाउन इन द सिटीज। यूथ क्या करते हैं, रूरल एरिया से माइग्रेट होकर के सेटल डाउन होने लग जाते हैं नियर बाय सिटीज में। क्यों, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, बिकॉज they found less opportunities in the rural areas. So getting more opportunities, they start shifted towards the cities. So as a result, what happened? The size of the cities and the population density are increasing at a rapid pace. जब इस तरीके का माइग्रेशन होता है तो सिटी का साइज जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। And due to the high cost of urban land, the people are forced to live in small houses। अब क्योंकि अर्बन एरियाज में घर और जो ज़मीन होती है वो बहुत ही महंगी होती है, ऐसे केसेस में ये जो माइग्रेटेड पीपल हैं, ये छोटे छोटे से घरों में रहने के लिए प्रेशराइज हो जाते हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम, मॉर्निंग और इवनिंग के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और साथ ही इतने ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जो रेशो है एक्सीडेंट्स का, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। These are some of the problems faced by the heavy density of population, and there were 9 metropolitan in India in 1981. Their number has currently reached to 52। पहले मेट्रोपोलिटन सिटी जो थे 1981 के अकॉर्डिंग 9 थे, जो कि अब करेंटली इंक्रीज होकर के 53 हो गए, यानी कि बहुत तेजी से सिटीज जो इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं। Presently, the number of metropolitan in the world has become more than 600 as compared to 438 in 2005। अगर हम वर्ल्ड रेफरेंस में भी बात करें तो जहां वर्ल्ड में 2005 के डेटा के अकॉर्डिंग 438 मेट्रोपोलिटन सिटीज थी, वो अब बढ़ करके 600 हो गई है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ स्लम्स। मैंने भी बताया कि लैंड एरियाज जो हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं,
So they are bound, they are pressurized to live in small houses. And basically we are talking about the labor class. जो लेबर क्लास होता है, जो रूरल एरिया से लेबर करने के लिए शहरों में आता है, ये एक स्लम एरिया डेवलप कर देते हैं. एंड these slums areas are very dirty colonies. They have started emerging due to the lack of residential houses. क्यों डेवलप होता है स्लम एरिया? क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है रेसिडेंशियल हाउसेस की. And then resulting from increase in population and density in cities. So the entire family live in a small single room in industrial and business metropolitan. जो भी इंडस्ट्रियल या बिजनेस मेट्रोपोलिटन एरियाज हैं, वहाँ पे पूरी फैमिली, चाहे वो फैमिली के नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी लोगों की फैमिली होती है, वो एक सिंगल रूम में रहने के लिए मजबूर हो जाती है. फिर होता क्या है? ग्रेजुअली द साइज ऑफ डर्टी कॉलोनी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, and these colonies are deprived of the facilities of electricity, air, safe drinking water. ऐसी जो कॉलोनीज होती हैं, ऐसे जो स्लम एरियाज होते हैं, उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज का अभाव होता है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है, साफ हवा, साफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब नहीं मिलते हैं. Do you know approximately 10% people in Mumbai live in these dirty colonies, and Mumbai is the largest Asia's slum. एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई में है, धारावी के नाम से. हम इस पर केस स्टडी करेंगे बाद में. 60% पीपल लिव इन रोड्स एट नाइट. और ऐसे एरियाज हैं, स्लम एरियाज, जहां पर 60% लोग जो हैं रात अपनी सड़कों पर बिताते हैं. Hope you understand the problem of the urban areas. Now the third problem, environmental pollution. Due to the urbanization, the problem of environmental pollution is increasing in the cities. Basically, the poisonous smoke emitted by the chimneys of the industry and the smoke emitted by the vehicles pollute the atmosphere, which causes an adverse effect on the human being, animal and plant life. लगातार इंडस्ट्री के चिमनी से निकलने वाला धुआं और लोगों के व्हीकल से निकलने वाला धुआं हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन की खुद की लाइफ पर, एनिमल्स पर और प्लांट लाइफ पर. ड्यू टू द पॉल्यूटेड एयर देयर हैज़ बीन एन एक्सेसिव इंक्रीज इन हार्ट, ब्रीदिंग, नर्वस सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड स्किन रिलेटेड डिजीज. लगातार ये जो बढ़ता हुआ धुआं है, ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर को ये जो एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है, इसकी वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ, दिल संबंधी बीमारियां, नर्वस सिस्टम डैमेज, मेंटल हेल्थ, स्किन रिलेटेड डिजीज लगातार बढ़ रही है. लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ टोक्यो. टोक्यो, द एयर पोल्यूशन हैज बिकम सो मच दैट अ पर्सन हैज टू टेक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इन बिटवीन. टोक्यो में तो पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेनी शुरू कर दी. और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में पॉपुलेशन का ग्राफ जो है पहले के कंपैरिजन में डबल हो गया है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुआ है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में. नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, हाई कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स. The fourth problem is high cost of consumer goods. So in the cities, the goods of daily consumption such as milk, ghee, fruits, vegetable come from the nearby village areas, right? And getting them from the distant areas, the transport cost, brokerage and profit making makes these goods so much expensive. हम सभी जानते हैं कि शहरों में प्राइमरी वर्क होता नहीं है, तो जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, ये नियर बाय विलेजेस से आते हैं. तो विलेज थोड़ा दूर होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनको लाने वाला बीच में जो भी होता है उसका ब्रोकरेज और फिर प्रॉफिट मेकिंग, ये सब मिल करके क्या करते हैं, उस सामान को महंगा कर देते हैं. और इसकी वजह से शहरों में सामान हाइयर कॉस्ट पे बिकते हैं, जो कि शहरों के लिए समस्या है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि पुअर पीपल में कंसिडर होते हैं. Then the other problem is adulteration in edibles. For more profits, the traders do adulteration in the edibles in cities. क्या करते हैं ज़्यादातर लोग,
अर्बन एरियाज में ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लालच में बहुत सारे ऐसे आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो मिलावट करते हैं खाने के सामान में, और इन अडल्ट्रेटेड फूड की वजह से, इन मिलावटी खाने की वजह से हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और इसी वजह से शहरों में जो सिटीजन्स होते हैं उनको बहुत सारे डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड। Now increasing level of crimes. Yes, this is also a kind of problem faced by the urban population. Among the population coming to cities from the rural areas to employment, the number of males is more, and which disturbs the balance of gender ratio in cities. ज़्यादातर गांव से जो माइग्रेट होने वाले पीपल होते हैं उनमें मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जब बहुत ज़्यादा मेल्स शहरों में आते हैं तो जो जेंडर रेशो है इसमें काफ़ी गैप हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स बहुत इजीली हैपन होने शुरू होते हैं, जैसे कि किडनैपिंग, रेप, मर्डर. दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अर्बन पीपल, एंड ड्यू टू इनसफिशिएंट वेजेस एंड ग्रीड ऑफ बिकमिंग रिच इज in a short span of time the youth come into contact with anti-social elements and basically they indulge in these crimes. शहरों में लोग जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत इजीली जो यूथ है वो इस तरह के क्राइम्स में बहुत जल्दी से इन्वॉल्व हो जाता है. किडनैपिंग करना, पॉकेट पिकिंग करना, थेफ्ट, चोरी, बैंक रॉबरी, मर्डर, ये बहुत ही कॉमन हो गए हैं आजकल. न्यूज़पेपर में भरे रहते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में. So in spite of the police and administration being more cautious and alert, the number of crimes is increasing. ऐसा नहीं है कि अपने हैंड पर पुलिस या प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, पर उनके करने के बावजूद ये क्राइम का जो रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो लगातार बढ़ रही है रूरल से अर्बन की तरफ. The next problem is high socio-economical disparities and socio-incorporation. आजकल अर्बन एरियाज की तरफ रूरल एरिया से जो लोग आते हैं, हम सभी जानते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, तो एक सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. इन द सिटीज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाउसेज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज द सोशियो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज आर विजिबल. शहरों में आप घर देखिए, स्लम एरिया में रहने वाला व्यक्ति कच्ची बस्तियों में रहता है, जबकि अर्बन एरियाज में पहले से सेटल्ड लोगों का जो घर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो इसमें आपस में लोगों के बीच में एक सोशल डिस्पैरिटी, सोशल इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, और इसकी वजह से देयर इज अ लैक ऑफ सोशल कोऑपरेशन बिकॉज पीपल आर मोटिवेटेड बाय द पर्सनल इंटरेस्ट. एक और प्रॉब्लम ये है कि शहर के लोग जो हैं वो सोशल कोऑपरेशन में बिलीव नहीं करते, पर्सनल इंटरेस्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं. तो इन द मेट्रोपॉलिटन ऑन द वन साइड स्काई हाई large and air conditioned buildings are seen, and on the other hand we can see the struggle of life under the open sky on footpath. कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. एक तरफ तो आप शहरों में आकाश छूती इमारतें देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी जिंदगी देखेंगे जो कि सड़कों पर, फुटपाथ पर बीत रही है. तो इनके बीच में अपने आप ही एक दूरी बन जाती है, और ये दूरी फिर आगे चल करके किसी न किसी क्राइम को ही जन्म देती है. So this is also a kind of major problem. Now, last, lack of health and medical facilities. In the urban areas, health and medical facilities are started decreasing. How? जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कवर आ जाएगा, जब बहुत ज़्यादा बर्डन होगा किसी एरिया पे, तो उसकी वजह से पोल्यूशंस होंगे, और पोल्यूशंस होंगे तो हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगी डिमांड को. तो देयर इज अ लैक ऑफ मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स एंड रेशियो ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की अपेक्षा लगातार मेडिकल और हॉस्पिटल लाइन जो है, अगर हम उनको कंपेयर करें तो उसके रेशियो में आपको कमी नजर आएगी. और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अर्बन एरियाज में दो तरह की मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं. एक तो प्राइवेट एक्सपेंसिव मेडिकल फैसिलिटी और एक पब्लिक. तो ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं वो पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ करते हैं, और इस वजह से अगर आप देखें तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं आपको रोज़ फुल मिलेंगे, और इसी वजह से सबको इन फैसिलिटीज़ का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता. तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम बिहाइंड
the urban population, urban settlement. Now, problem and solution of urban slums. The urban dirty colonies are huts made up of temporary or permanent roof. अभी हमने बात की कि अर्बन एरियाज में क्योंकि इकोनॉमिकली काफ़ी डिस्पैरिटीज होती हैं, तो बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी होती है या तो वो स्लम एरियाज में रहती है और या फिर फुटपाथ पर जीवन बिताती है. तो अर्बन एरियाज की वो कॉलोनीज जो कि झुग्गी झोपड़ियों वाली होती है, टेम्पररी और परमानेंट रूफ वाली होती है, दे आर बेसिकली डेवलप्ड अलॉन्ग द रेल रूट्स, रोड्स, ड्रेन्स एटसेट्रा. आपने नॉर्मली देखा होगा रेलवे फाटक के साथ साथ में कॉलोनी डेवलप हो जाती है, सड़कों के किनारे किनारे डेवलप हो जाती है, और इन्हीं कॉलोनीज को स्लम एरियाज कहा जाता है. In the name of roads, there are 2 to 4 feet broad circular disrupted streets, and these colonies are negligible or unwanted residential areas. ये कोई डेवलप्ड एरियाज नहीं होते, ये अनवांटेड एरियाज होते हैं जो कोई बाहर से माइग्रेटेड पीपल्स ने अपने आप ही विदाउट एनी परमिशन डेवलप कर लिए होते हैं. तो जब ये गवर्नमेंटल सिस्टम के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं होते हैं तो इनमें हर चीज़ें जो हैं, जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती हैं, उन सब का अभाव पाया जाता है. दे आर लीस्ट फैसिलिटीज ऑफ पुअर कंडीशन हाउसेस, ओपन एयर, लाइट, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एंड देयर इज अ लैक ऑफ बेसिक नीड्स सच एज टॉयलेट्स. इन सब का भी अभाव होता है. दीज एरियाज आर फुल्ली क्राउडेड, नैरो एंड राउंडेड स्ट्रीट, बहुत ही ज़्यादा भीड़, पतली पतली सी गलियाँ, एंड द रिस्क ऑफ फायर. जब घर बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड बसे होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके प्रॉपर वेंटिलेशन की. और कई बार ऐसा होता है किसी एक घर में बाय चांस या बाय मिस्टेक अगर आग लगी तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक रिंग ऑफ फायर बन जाता है. तो देयर रेसिडेंट्स आर कंपेल्ड टू वर्क ऑन लो वेजेस एंड रिस्की वर्क. और साथ ही ये जो रेसिडेंट्स होते हैं यहाँ के लोग ज़्यादातर रिस्की वर्क करते हैं, बहुत ही लो और मिगर इनकम में. ड्यू टू लो न्यूट्रिशन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. यहाँ के लोगों की इतनी कम इनकम होती है कि हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है क्योंकि डिजीजेस वगैरह स्प्रेड होना आम होता है. तो दीज पीपल कांट अफोर्ड हायर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. पोवर्टी डायरेक्ट्स देम टुवर्ड्स अल्कोहल, क्राइम, माइग्रेशंस माफिया, consumption of intoxicating medicines, and social boycott are some of the problems faced by these slum areas. And such areas are called slum, or also they are called dirty colonies. And these kind of areas are found basically in the metropolitan. So the people who migrate to urban areas in search of employment live in these dirty colonies due to lack of money. ज़्यादातर इन कॉलोनीज में कौन लोग आके बसते हैं? ऐसे लोग जो माइग्रेट होकर के आते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है. तो दे आर बाउंड टू लिव इन दैट काइंड ऑफ प्लेसेस. दे टेक इलीगल ओनरशिप ऑफ एनवायरमेंटली इनफेवरेबल एंड लो एरियाज, एंड द एंटायर फैमिली लिव्स इन अ सिंगल रूम. एंड देन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय these dirty colonies people. And what are the problem? First, construction of residence is unhealthy environment. घर जो बनाते हैं unhealthy environment में बनाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज है या नहीं, नेसेसिटीज जो हैं वो फुलफिल हो रही है नहीं. दे मेड देयर होम. देन द uneven distribution pattern are found. They are not having proper road system. Lack of roads are found in the slum areas. Deficiency of drinking water, light and pure air. फैसिलिटीज का तो वैसे भी ध्यान नहीं रखते हैं, अपने आप अनवांटेड तरीके से बसा लेते हैं कॉलोनीज. तो ना तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होती है, ना लाइट होती है, और ना ही उनको प्योर एयर मिलती है क्योंकि घर बहुत कंजेस्टेड होते हैं. द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू एक्सेसिव क्राउड. बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होने के कारण इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राउड के कारण इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. छोटी सी बीमारी भी पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है, एपिडेमिक बन जाती है. देन द रिस्क ऑफ फायर ड्यू टू कच्चा हाउसेस. मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर मेड बाय स्ट्रॉ एंड टेंट, एंड दीज हाउसेज आर वेरी रिस्की अकॉर्डिंग टू द फायर. अगर आग लगी तो यह हाउसेज इतनी जल्दी जल जाते हैं. Lack of basic facilities like toilets,
ये अनवांटेड कॉलोनीज होती हैं, प्रॉपर तरीके से सेटल्ड नहीं होती हैं, तो इनमें सबसे बेसिक फैसिलिटी जो होती है टॉयलेट वो भी नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं, अनसेफ लाइफ जीते हैं, रिस्की वर्क करते हैं लो वेजेस पर, जैसे किसी पटाखा बनाने वाली जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कुछ ऐसे कांच वाले काम होते हैं वहां पर वर्क करते हैं। एंड द रिस्क ऑफ वेरियस डिजीजेस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होना, स्मॉल लेस हाई एंड अनसेफ हाउसेज, छोटे छोटे से घर होते हैं, अनसेफ घर होते हैं, लुक्ड अपॉन एज लो बाय द सोसाइटी, और हमेशा सोसाइटी की नजरों में ये बहुत ही लो सोसाइटी मानी जाती है अगर हम कंपेयर करें तो। एंड ऑल्सो अ बेसिक प्रॉब्लम इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम फाउंड इन दीज स्लम एरियाज। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, घर इतने कंजेस्टेड होते हैं कि अगर कोई चोरी करके बंदा इस कॉलोनी की तरफ भाग जाए तो जल्दी से मिलेगा ही नहीं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम फाउंड इन द स्लम एरियाज। तो देयर आर एनी सोल्यूशन रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम, क्या कोई उपाय है इन प्रॉब्लम का? कॉज है, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग हाउसेज एट लोएस्ट रेट्स बाय द गवर्नमेंट। अब ये लोग माइग्रेट होकर के आते हैं, रहते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, इनको सस्ते दरों पर घर बना करके दे। बाय मेकिंग मल्टी स्टोरी हाउसेज इन प्लेस ऑफ डर्टी कॉलोनीज, द प्रॉब्लम ऑफ एयर, लाइट, टॉयलेट्स विल ऑटोमेटिकली बी सॉल्व। अगर गवर्नमेंट खुद इनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे तो कुछ बेसिक नीड्स जो हैं, जो प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं, जैसे एयर की, लाइट की, टॉयलेट्स की, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल ऑल्सो इंक्रीज इन हेल्दी एनवायरनमेंट, और अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। जैसे ऑन द मॉडल ऑफ कोटा एंड अहमदाबाद, द हाउसेज शुड बी मेड अवेलेबल इन इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फैमिली। कोटा की गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने और अहमदाबाद ने ऐसे हाउसेज बना करके ऐसे पुअर पीपल्स को दिए हैं लोअर कोस्ट में, और इंस्टॉलमेंट में इनको अपना पेमेंट करना है, ताकि ये जो डर्टी कॉलोनीज हैं वो खत्म हो सके और उनकी जगह पे एक वेल सोफिस्टिकेटेड प्लान सेटलमेंट जो है वो डेवलप हो सके। और क्या कर सकते हैं? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय मीन्स ऑफ टैप्स एंड टैंकर। गवर्नमेंट को पता है कि ये कॉलोनी डेवलप हो चुकी है, तो बहुत सारे लोगों का ये रेसिडेंशियल एरिया बन चुके हैं। अब ऐसे लोगों को आप निकाल करके बाहर तो कर नहीं सकते, तो कम से कम गवर्नमेंट अगर इनके लिए प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे दे तो भी ऐसी कॉलोनीज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे बचा जा सकता है। ऐसी कॉलोनीज में अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डायरिया, डेंगू, मलेरिया, ऐसी बीमारियां बहुत आम होती हैं। अगर गवर्नमेंट इनको साफ सुथरा पानी प्रोवाइड कराए, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था कर दे, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लाइक द मनरेगा, एमजी नरेगा फॉर द रूरल एरियाज, एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड बाय फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। जैसा कि गांव वाले इलाके में एमजी नरेगा स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें रूरल एरियाज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है एक फिक्स मिनिमम वेजेस पर। तो ऐसे ही कुछ अर्बन एरियाज के इन पुअर पीपल्स के लिए अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज चलाए तो इनकी वेजेस जो हैं वो फिक्स हो जाएंगी और इनसे इनके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आएगा। देन प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी डन बाय ओपनिंग स्कूल इन कच्ची कॉलोनीज। ये जो कच्ची कॉलोनीज हैं, कच्ची बस्तियां हैं, इनमें स्कूल अगर ओपन किया जाए और सस्ते दरों पर यहाँ पे शिक्षा दी जाए तो बहुत सारे गरीब लोग जो हैं अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे और आगे चल करके एजुकेशन इन्वेस्टमेंट का काम करेगा और इन बच्चों का कम से कम फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, राइट। देन फ्री मेडिकल एड शुड बी प्रोवाइडेड इन द डर्टी कॉलोनीज बाय ओपनिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन द प्रॉक्सिमिटी। अगर गवर्नमेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोल दे तो यहाँ के लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए और ख़ास तौर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधाएं दे, तो बहुत सारे लोग जो हैं बीमारी से जो ग्रसित रहते हैं
और उस बीमारी को स्प्रेड करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी बचा जा सकता है. Then means of employment should be provided in the rural area so that minimum migration to the urban areas takes place. और खास काम क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करानी शुरू की जाए. तो जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में मिलेगी, उतनी ज़्यादा माइग्रेशन पर रोक लगेगी. माइग्रेट नहीं होंगे पीपल, क्योंकि ज़्यादातर इन इलाकों में माइग्रेशन की वजह से ही तो पॉपुलेशन कवर बढ़ रहा है. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड रोड्स, बहुत ही नैरो लेन्स होती हैं इन कॉलोनीज में. अगर गवर्नमेंट थोड़ी चौड़ी सड़कें बना दे तो भी इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी. मेकिंग अरेंजमेंट फॉर गार्डन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अगर कहीं पर लैंड खाली है तो उसको गार्डन में कन्वर्ट करे, तो इन लोगों को थोड़ा खुला एरिया मिलेगा. प्रोवाइडिंग लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन गरीब लोगों को अगर गवर्नमेंट समय समय पर लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती रहे इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इनके जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो इनका लिविंग सिस्टम है, उसमें डेवलपमेंट होगा. लेइंग स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, और इन पर खास तौर से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करना ज़रूरी है, ताकि पॉपुलेशन जो है लगातार जो बढ़ रही है उस पर रोक लगाया जा सके. एंड देन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. इस कच्ची बस्ती का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता. तो प्रॉपर तरीके से इन कॉलोनीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए. तो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दीज स्लम एरियाज, प्रॉब्लम ऑफ दीज स्लम एरियाज. नाउ लेट अस डिस्कस द केस स्टडी, स्पेशल केस स्टडी ऑफ धारावी कच्ची बस्ती. बट we discuss this case study in my next video. All right, thank you and have a nice day.